गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेदांत क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने यहाँ त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार हमने पढ़े थे। और त्रिभुज का मतलब होता है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसका मतलब है कि त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं वो तीन होती हैं और तीनों के तीनों बंद होंगी तो वो एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। फिर उसके बाद में हमने त्रिभुज के प्रकार हमने पढ़े थे, जिसमें से फर्स्ट हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर इसके बाद में समबाहु त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, लेकिन सभी एंगल्स 60-60 डिग्री के होते हैं। ये भी ध्यान रखना है हमें। फिर इसके बाद में हमने इसका जो सेकंड टाइप पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने समकोण त्रिभुज। फिर यहाँ समद्विबाहु आज स्टार्ट करेंगे और विषम बाहु त्रिभुज हमने पढ़ा था। वैसे विषम बाहु त्रिभुज का लास्ट में मैंने ये पढ़ाया था आपको, मैं वापस से लिख रहा हूँ कि विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है स्केलर ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं अलग हो। इसका मतलब है कि न तो तीनों बराबर होंगी न दो बराबर होंगी। इसका मतलब है कि तीनों भुजाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब तीन भुजाएं तो होंगी क्योंकि ए बी सी तीन भुजाएं। फिर यहाँ तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, मतलब डिस्टिंक्ट है, तीनों भुजाएं अलग हैं, तो यहाँ विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये तो मैंने कल तो कराया था कि यहाँ ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग हो। जैसे मान लो कि यहाँ मैंने ए लिखा, ए के बाद में यहाँ बी लिखा और यहाँ मैंने सी लिखा। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग हो। जैसे यहाँ मैंने लिखा ए के जस्ट सामने यहाँ एक भुजा है, स्मॉल ए ले लो। यहाँ मैंने लिखा स्मॉल बी और यहाँ मैंने लिखा स्मॉल सी लिखा। अब मुझे निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है भुजाओं से घिरी बंद आकृति, जो अंदर वाला पार्ट होता है। मतलब यहाँ भुजा ये हो गई तीन और अंदर वाला पार्ट ये हो गया। इसका मतलब है अंदर वाले पार्ट का एरिया हम निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना है अगर किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग होती हैं तो S बराबर यहाँ A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, अपॉन 2। जो S होता है वो होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। क्योंकि जब कभी भी कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं, मतलब हीरोन का सूत्र, उसमें यहाँ S निकलता है। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम पहले S निकालते हैं, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब तीनों भुजाओं का योग करके डिवाइड किसका करना है, 2 का करना है। फिर इसके बाद में अगर हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो रूट ऑफ यहाँ S इंटू एस माइनस सी, यहाँ S माइनस बी और S माइनस, ठीक है, रूट पूरे के ऊपर लगेगा। अब जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ मैंने H यहाँ मैंने रखा, फिर S में से यहाँ पहली भुजा को माइनस कर दिया, S में से दूसरी भुजा को माइनस कर दिया, S में से तीसरी भुजा को माइनस कर दिया। इसका मतलब है कि ध्यान रखना कि S तो क्या होता है, एक अर्ध परिमाप होता है। यहाँ ध्यान रखो, S होता है एक अर्ध परिमाप और A होता है पहली भुजा, A होता है पहली भुजा और B दूसरी भुजा और जो C है वो तीसरी भुजा, जो C है वो तीसरी भुजा। इसका मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो तीन भुजाएं देंगे, पहली दूसरी और तीसरी। उसमें फिर क्षेत्रफल निकालना है तो पहले तीनों को प्लस करके डिवाइड किसका करना है, 2 का, तो S मिल जाएगा आपको। S मिलने के बाद में हम यहाँ पुट करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे एग्जांपल्स देखो एक बार इसका, किसी त्रिभुज में जैसे मैंने यहाँ लिखा किसी त्रिभुज में भुजाएं
क्रम से यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर तथा अगर 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ 3 भुजाएं दी हुई है, तो पहली भुजा को तो हम ए लेंगे, दूसरी भुजा को बी लेंगे और तीसरी भुजा को हम क्या लेते हैं, सी लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने एस निकाला और सबसे पहले इन तीनों को मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा। इन तीनों को प्लस करने के बाद में यहाँ मैंने डिवाइड किसका किया, 2 का, तो यहाँ एस मिलेगा। इसका मतलब है कि 6 मिलेगा, क्योंकि इन तीनों को प्लस किया तो 12 में मैंने 2 का डिवाइड किया तो यहाँ 6 मिलेगा, तो यहाँ मैंने +6 लिखा। ध्यान रखना कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव हुआ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव ही होता है एरिया हमेशा। फिर इसके बाद में हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एरिया हो गया, क्षेत्रफल जो s इंटू एस माइनस ए। देखो सबसे पहले s इंटू एस माइनस ए, फिर s माइनस बी, फिर s माइनस सी। अब यहाँ s, देखो सबसे पहले जो s है वो तो 6 के इक्वल हो गया, समझो एक बार इसको। फिर मैंने यहाँ लिखा s माइनस ए, इसका मतलब है कि 6 में से पहली भुजा को मैं माइनस करूँगा, फिर s में से दूसरी भुजा को माइनस करूँगा, जो s है वो है 6 माइनस 4, और s माइनस ए का मतलब होता है तीसरी भुजा को मैं माइनस करूँगा, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 माइनस 6 हो जाएगा। एक काम करो, इसका 6 यहाँ 6 की जगह चेंज करो एक बार, क्योंकि एरिया 0 नहीं निकलेगा। 8 करो एक बार इसको, तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 7। 8 करना है इसको। अब माइनस करो उसको। देखो सबसे पहले यहाँ 8 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 2 हो गया। एक मिनट, यहाँ 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर। तो जैसे मैंने यहाँ 2, फिर 4, फिर 8, 12 और 2, तो ये हो जाएगा 14 / 2 7 हो गया। फिर ये स्टार्टिंग से ये पूरा चेंज होगा। एक मिनट, यहाँ s इंटू एस माइनस ए, फिर s माइनस बी, फिर s माइनस सी होगा। फिर रूट ऑफ s तो है 7, फिर 7 माइनस ए, 7 माइनस ए, तो ये हो जाएगा 7 माइनस ए। तो 7 माइनस ए का मतलब 7 माइनस 2, फिर 7 माइनस बी, इसका मतलब है कि 7 माइनस 4, फिर ये हो जाएगा 7 माइनस 8। अब देखो यहाँ मैंने लिखा 7, ये लिखा मैंने 5, ये मैंने लिखा 3 और ये मैंने लिखा -1। अब जैसे मान लो कि इसमें जो 4 ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन ये है। जैसे मान लो कि ये आपके पास में हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ जो डी है वास्तविक मान विद्यमान नहीं। हाँ, अब आंसर बताओ एक बार क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ -7 को हम 5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो क्या मिलता है 35। 35 को हम 3 से करते हैं तो क्या मिलता है 105। 105 को हम माइनस से करेंगे ना, तो रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होता है तो हमेशा ये ध्यान रखना। हाँ 105,
रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर होता है तो इसका मतलब है कि वो वास्तविक मान विद्यमान नहीं होता है। रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं होता है, ठीक है। रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर होता है ना तो हमेशा वो वास्तविक मान देता है, ठीक है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होता है तो वो काल्पनिक भाग देता है, जिसे बोलते हैं इमेजनरी नंबर, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव नंबर आ गया तो यहाँ वास्तविक मान विद्यमान नहीं, इसका मतलब है कि वास्तविक वैल्यू नहीं निकलेगी इसकी, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव नंबर। इसलिए करो इसको एक बार। हो गया। नेक्स्ट देखो, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात या 2/5 या 1/3 और 1/5 है, 3/5 है। तो जैसे 2/5, 1/3, 3/5 है तो इसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटी भुजा की लंबाई है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ए। 27.5 सेंटीमीटर या बी, फिर 33 सेंटीमीटर सी, 49.5 सेंटीमीटर एंड डी 30 सेंटीमीटर। जैसे ये चारों ऑप्शन है। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है एक ट्राइंगल है, त्रिभुज की भुजाओं का रेशो दिया हुआ है। देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी कोई रेशो देते हैं ना, 5, 3 और 5 लिखा हुआ है, तो रेशो का सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ हमने चेक कर लिया कि 5, 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। जो एलसीएम होता है उसी को मल्टीप्लाई कर दो तीनों से, मतलब जो 15 लिखा है वो एलसीएम है इनका, तो 1/3 को भी 15 से और 3/5 को भी 15 से। मैंने अब इसको 5 के टेबल से कट किया, तो 5 के टेबल से कट होगा तो 3, ये होगा 5 और ये होगा 3 होगा। इसका मतलब है कि 2 को 3 से करेंगे तो यहाँ 6 मिलेगा, और 1 को 5 से तो 5, और 3 को 3 से करेंगे तो 9। इसका मतलब है कि सबसे पहले यहाँ 6x हो गया, ये 5x हो गया और ये 9x हो गया।
इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों जो भुजाएं हैं ना, वो त्रिभुज की भुजाएं हो गई, एक्स की फॉर्म में हो गई। अभी नंबर की करेक्ट नंबर की फॉर्म में नहीं है, एक्स की फॉर्म में है। अब इसका जो परिमाप है वो 110 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 110 सेंटीमीटर मतलब परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग होता है। अब मुझे बताओ कि तीन भुजाएं हो गई, तीनों भुजाओं का योग करो तो ये हो जाएगा 20x। क्या हो जाएगा? 20x। इसका मतलब है कि इन तीनों का जो योग है वो परिमाप मतलब 110 के क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब है कि तीनों का योग, यहाँ 6x प्लस, या डाइड कर लो, तीनों का योग करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 20x। यहाँ 20x मिलेगा। तो यहाँ मैंने लिखा 20x जो परिमाप के बराबर होगा, और परिमाप 110 है। फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ मैंने x बराबर 11 में मैंने 2 का डिवाइड करा तो यहाँ क्या मिलेगा? तो यहाँ 5.5, क्योंकि 11 का आधा कितना होता है? 5.5 होता है। पूछा क्या है आपसे? सबसे छोटी भुजा। अब मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 5x है। तीनों में से सबसे छोटी भुजा 5x है, तो छोटी भुजा मतलब स्मॉलेस्ट साइड, तो ये हो जाएगी 5x और 5x, और यहाँ x की जगह मैंने 5.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ 5, यहाँ 2, ठीक है, और ये 27। इसका मतलब है 27.5। इसका मतलब है कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ समझो एक बार, क्वेश्चन में यहाँ तीन भुजाएं मतलब त्रिभुज की तीन भुजाओं का रेशो दिया हुआ था। अगर डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में देते, इस फॉर्म में देते, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखते, लेकिन यहाँ भिन्न रूप में दिया हुआ है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो सबसे पहले इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले क्या किया? 5, 3 और 5 का एलसीएम लेके इन तीनों को मैंने एलसीएम से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ ये कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, 3 को 2 से लिखा तो 6, फिर यहाँ 5, 5 को 1 से लिखा तो 5, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 3 को 3 से करेंगे तो 9, तीनों को प्लस करेंगे x की फॉर्म में तो यहाँ 20x 20x मिलेगा। अब मैंने तीनों को प्लस क्यों किया? क्योंकि तीनों को प्लस करते हैं ना, इसका मतलब परिमाप निकाल लिया आपने। वो परिमाप है किसके बराबर? 110 के बराबर। तो तीनों को प्लस करोगे तो परिमाप, और परिमाप के बराबर रखा, तो यहाँ 0 से तो 0 कैंसिल कर सकते हैं जब बीच में किसका साइन होता है? बराबर का साइन होता है। तो यहाँ फिर 2 का डिवाइड किया 11 में, तो 11 का आधा कितना हो गया? 5.5, 5.5। अब सबसे छोटी भुजा या सबसे बड़ी भुजा, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते थे आपसे। यहाँ सबसे बड़ी भुजा ना पूछ करके सबसे छोटी भुजा पूछी है। अगर सबसे छोटी भुजा आपसे पूछी होती, जैसे सबसे छोटी भुजा पूछी है, तो यहाँ 5x और 5x और x को मैंने 5.5 से मल्टीप्लाई किया तो 27.5। लेकिन जैसे मान लो कि बड़ी भुजा आपसे पूछी होती ना, यहाँ बड़ी भुजा, तो 9x से हम मल्टीप्लाई करते, पूछा होता तो 9 को हम 5.5 से हम क्या करते, तो ये हो जाता 49.5। तो 9 को हम 5 से करेंगे तो 45, ठीक है, पावर 4, तो ये 49.5। ये देखो बड़ी भुजा का आंसर भी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन छोटी भुजा पूछी है आपसे तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। बड़ी भुजा पूछी होती तो आपको ऑप्शन कौन सा हो जाता? फिर सी हो जाता। ध्यान रखना, करो उसको एक बार, फिर आगे करते हैं।
हो गया सबका? देखो, यहाँ लिखो, एक त्रिभुज के एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई, एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा यहाँ 10 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसका फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे ए, यहाँ 350, यहाँ बी, या 25, सी, यहाँ 2, फिर रूट के अंदर 66 और यहाँ डी लिखा हुआ है, यहाँ डी लिखा हुआ है 7√10 है। देखो, सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं लिखी हुई है, मतलब ए बी सी लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये तो हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ए बी सी। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम तीनों को क्या करेंगे, प्लस करके 2 का डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एस निकालते हैं हम, जब एस निकालते हैं तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब तीनों को प्लस करो, साथ में प्लस कर लो। 5 और 7 कितना हो गया, 12, 12 और 10 कितना हो गया, 22, 22 अपॉन 2। इसका मतलब है कि जो एस है वो किसके बराबर होगा, 11 के बराबर होगा। 11 के बराबर होगा। हमें निकालना है एरिया, मतलब क्षेत्रफल निकालना है, जो किसके बराबर होता है, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए। देखो, एस इंटू एस माइनस ए, या एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ एस का मतलब तो हो गया 11, फिर एस माइनस ए, तो यहाँ 11 में से मैंने 5 को माइनस किया, फिर एस में से मैंने 7 को माइनस किया और 11 में से मैंने 10 को माइनस किया। रूट ऑफ, जैसे ये तो हो गया 11, अब 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो 6 और 11 माइनस 7 तो मिलेगा 4 और 11 माइनस 10 तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। देखो, मैंने यहाँ लिखा 11, क्या 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2। या फिर एक काम कर लो, आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर लो। जैसे यहाँ देखो, अगर रूट के अंदर 4 है तो रूट के बाहर क्या आएगा, 2 आएगा। रूट के अंदर 4 है तो रूट के बाहर क्या आएगा, 2। इसका मतलब है कि ये रूट के बाहर निकलेगा, 2 आएगा। अब कोई नंबर बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये 11 है, ये 6 है, ये 1 है, तो 11 को 6 से किया तो 66 और 1 से करेंगे तो 66। इसका मतलब है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 4, रूट 4 तो किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। रूट 4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना। और इसको एक बार, वो ब्रैकेट में रखो या मल्टीप्लाई में रखो, एक ही बात होती है वो।
हाँ, जैसे मैंने इसको ऐसा लिखा ना 11 इंटू, इसको माइनस कर दो, वो एक ही तो बात हो गई। उसको नीचे लिख दिया मैंने, ब्रैकेट को हटा करके सॉल्यूशन हो गया ना, ये नीचे लिख दिया। मल्टीप्लाई ब्रैकेट दोनों एक ही होते हैं, अलग थोड़ी होते हैं वो। जैसे यहाँ मैंने ऐसा लिखा 11 इंटू 6 इंटू 7, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 11 इंटू 6 इंटू 7, अलग थोड़ी है ये, ठीक है। बीच में कोई सा भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का ही होता है हमेशा, बीच में प्लस माइनस का थोड़ी है, न डिवाइड का साइन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन हुआ है, ये ध्यान रखना आप। हाँ, हो गया सबका। अब जैसे अगर किसी भी त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो तीनों भुजाओं, तीन भुजा होती हैं, और तीनों भुजाओं में एक खास बात होती है कि जैसे हमेशा ये ध्यान रखना कि तीन भुजाओं का जो योग होता है हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ये हम पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि जैसे विषम बाहु त्रिभुज में या बाकी के कोई त्रिभुज भी हो, लेकिन बात करते हैं हम विषम बाहु त्रिभुज में, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। हमेशा ध्यान रखना कि तीन भुजाएं हो गई, एक भुजा हो गई ए, दूसरी भुजा हो गई बी, और तीसरी भुजा क्या हो गई सी। हम यहाँ ये ध्यान रखते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि दो भुजाओं का योग का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि ए और बी मैंने लिया, उन दोनों को प्लस करो, अब किससे ज़्यादा हो गया, सी से, क्योंकि कौन सी भुजा बच गई, सी। ऐसे ही जैसे मान लो कि बी और सी दोनों का योग करते हैं, तो अब कौन सी भुजा बच गई, ए। तो इसका मतलब है बी और सी का जो योग है ना, वो जो बची हुई संख्या है इसका मतलब ए उससे ज़्यादा होगी, ऐसे हम निकालेंगे। देखो एक बार, जैसे कोई त्रिभुज है, ये मैंने सिंपल एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ मैंने लिखा ए, ये मैंने लिखा बी, और ये मैंने लिखा सी। यहाँ ट्रायंगल है तो यहाँ मैंने ए लिखा, यहाँ इसके जस्ट सामने बी लिखा, इसके जस्ट सामने मैंने क्या लिखा, सी लिखा। फर्स्ट यहाँ ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, तीसरी भुजा से अधिक होगा। जैसे यहाँ तीन भुजाएं हैं ए, बी और सी, मान लो कि तीन भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं में से किसी दो को प्लस करो और तीसरी से क्या कर दो, ज़्यादा कर दो। तो यहाँ मैंने लिखा ए प्लस बी, वो तीसरी भुजा से क्या होगा, ज़्यादा। या फिर आप लिख सकते हो यहाँ बी प्लस सी, तो फिर किससे ज़्यादा होगा, ए से। फिर किससे ज़्यादा होगा, ए प्लस सी, तो किससे ज़्यादा होगा, बी से होगा। अगर ए और बी को लिया आपने तो सी से ज़्यादा होगा, बी और सी को लिया तो ए से ज़्यादा होगा, ए और सी को लिया तो बी से ज़्यादा होगा। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा 3, मान लो कि यहाँ मैंने तीन संख्या लिखी ए, बी और सी, ए बी और सी। जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा 3, ये लिखा 4, ये मैंने लिखा 5, फिर यहाँ मैंने लिखा 6, यहाँ 8 लिखा, यहाँ 10 लिखा। यहाँ 8, 15 और 17, यहाँ 5, 12 और 13, जैसे ये है नंबर्स। अब देख लो, जैसे अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा 3 और 4, इन अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आता है, 7 आता है। क्या 7 5 से ज़्यादा है, ज़्यादा है। लेकिन वापस चेक करूँ, तीनों कंडीशन राइट होनी चाहिए। अब मैंने बी और सी को प्लस किया तो 9 मिलेगा, 4 और 5 कितना होता है, 9, 9 क्या 3 से ज़्यादा है। फिर यहाँ ए और सी, 3 और 5 को प्लस करो तो क्या बनेगा, 8, क्या 8 4 से ज़्यादा है। ऐसे हम चेक करते हैं। तो बाकी इन सभी में भी अगर हम चेक करेंगे ना तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसी में भी कर लो,
बाकी आप बताओ, जैसे मान लो इसमें करते हैं हम, या इसमें किसी में कर लो, बताओ आप किस में करेंगे। इसमें कर लो। 8 और 15 कितना होता है? 23। क्या 23 17 से ज़्यादा है? 17 से ज़्यादा है। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 15 और 17 32 होता है। 32 8 से ज़्यादा हो गया। फिर 17 और 8 को हम प्लस करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है 15 से क्या होगा? ज़्यादा है। अब जैसे क्वेश्चन किस फॉर्म में आपसे पूछेंगे, जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ, निम्नलिखित त्रिक में से कौन सा एक त्रिभुज की भुजाओं का माप हो सकता है? निम्नलिखित त्रिक में से त्रिभुज की भुजाओं का माप हो सकता है। त्रिभुज की भुजाओं का माप हो सकता है। जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ए, 1 2 4, यहाँ भी 11 3 और 7, सी 1 5 3, यहाँ डी 5 7 और 4। हाँ, अब बताओ, क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित त्रिक में से त्रिभुज की भुजाओं का माप हो सकता है। इसका मतलब है कि मापना है आपको। तो कैसे हम सोल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ 3 भुजाएं तो दी हुई है। 3 भुजाएं कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने क्या बोला कि हमेशा त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग होता है, हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि हमेशा ये ध्यान रखो कि जैसे मैंने 1 और 2 को अगर मैंने प्लस किया तो क्या मिला? 3। क्या 3 4 से ज़्यादा है क्या? नहीं है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो। फिर 11 और 3 को मैंने प्लस किया तो क्या मिला? 14। 14 क्या 7 से ज़्यादा है? ठीक है, फिर वापस से आगे वाले को चेक करते हैं। 3 और 7 को एक का ऐसा नहीं है कि एक सही हो गया तो पूरा सही हो गया, नहीं, तीनों को चेक करना है। 3 और 7 को मैं प्लस करता हूं तो क्या मिलता है? 10। क्या 10 11 से ज़्यादा है? नहीं। इसका मतलब है कि ये भी रॉन्ग हो गया। फिर मैंने लिखा कि 1 और 5 6 होता है। क्या 6 3 से ज़्यादा है? ठीक है। फिर 5 और 3 दोनों को प्लस करो तो क्या मिलेगा? 8। क्या 8 1 से ज़्यादा है? ठीक है। क्या 1 और 3 प्लस करते हैं तो क्या 5 से ज़्यादा होगा? नहीं। अब बच्चा कौन सा ऑप्शन? डी। जैसे मान लो कि चेक करना है आपको, तो 5 और 7 कितना हो गया? 12। क्या 12 4 से ज़्यादा है? ठीक है। फिर यहाँ 7 और 4 11, 11 5 से ज़्यादा है? यहाँ 5 और 4 9 होता है। क्या 9 7 से ज़्यादा है? इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया? डी हो गया। समझ गए ना? ऐसे सोल्व करना है। बताओ, इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? ठीक है, पूछना है? ठीक है, करो एक बार इसको। हमने सम बड़ी पढ़ा कलम तो त्रिभुज नहीं पढ़ा ना? हो गया सबका ये? आगे देखो एक बार। हम्म, जैसे आगे देखो एक बार, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्राइंगल। देखो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब है कि यहाँ एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब है कि यहाँ एक तो कर्ण होगा जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और एक होता है लंब, और एक होगा आधार। ठीक है। जैसे यहाँ मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये एक ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे मैंने यहाँ लिखा ए, ये लिखा बी, और ये लिखा मैंने सी। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होता है, ये सबको पता है। लेकिन इसमें से 180 में से यहाँ जो एक एंगल है ना, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। 90 डिग्री का एंगल होगा, वही समकोण होता है। ठीक है। 90 डिग्री के जस्ट सामने सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई? कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, तो ये ध्यान रखोगे कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होगी कर्ण। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? कर्ण होगी। अब यहां बाकी आपके पास में एक तो आधार बच गया और एक लंब बच गया। ठीक है, अब दो भुजा बच गई, एक तो आधार हो गया और एक लंब हो गया। इसका मतलब है कि एक हो गया कर्ण, जिसके सबने सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई, फिर ये हो गया आधार, और ये हो गया लंब हो गया। अब जैसे यहां देखो एक बार, अब इन तीनों के बीच का एक रिलेशन बनता है, तो मैंने यहां लिखा कर्ण, जो बराबर होता है रूट ऑफ यहां लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, प्लस आधार का होल स्क्वायर। हम इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि कर्ण किसके बराबर होता है? रूट ऑफ लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर होता है। यही होता है फॉर्मूला। अब जैसे यहाँ से किसी को भी माइनस कर दो। अब जैसे कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है, इसका मतलब है कि दोनों का स्क्वायर करके हमने क्या किया? प्लस किया। ठीक है। तो ये आपके पास में जो कर्ण है वो किसके बराबर है? रूट ऑफ लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ मुझे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मैंने यहाँ लिखा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। अब जैसे यहां देखो, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम। इसका मतलब है कि जो लंब होता है वो एक तरीके से यहाँ हमेशा ध्यान रखना कि ये ऊंचाई ही होगी। इसका मतलब है कि एक तरीके से ये क्या हो गई? एच हो गई। एच का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। तो हमेशा ये ध्यान रखोगे कि यहाँ आपके पास में ये तो आधार हो गया, और ये इसकी हाइट हो गई, मतलब लंब, मतलब लंब का मतलब हो गई ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होगी। ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होगी। तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल का मतलब है कि जैसे समकोण त्रिभुज है, मैंने यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाया, क्षेत्रफल का मतलब होता है यहाँ तो 90 डिग्री है, ये क्षेत्रफल हमें निकालना है, मतलब अंदर वाला पार्ट निकालना है। तो ये तो हो गया आधार, और ये हो गई इसकी ऊंचाई। ठीक है, ये हो गई इसकी ऊंचाई। तो इन दोनों को गुना करके मैंने आधा कर दिया, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन लिखो एक, यदि समकोण त्रिभुज का, यदि समकोण त्रिभुज का आधार समकोण त्रिभुज का आधार यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तथा
क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ 20 सेंटीमीटर, यहाँ 40 सेंटीमीटर, यहाँ सी 50 सेंटीमीटर, यहाँ डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है कि यदि समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, तो ठीक है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हमें निकालनी है तो किसके बराबर होगा 20। देखो सबसे पहले यहाँ एरिया, क्षेत्रफल तो क्या होता है, ए से लिखते हैं हम 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ जो एरिया है वो तो 100 दिया हुआ है 100, लेकिन 1/2 लिखा मैंने आधार। इस आधार का मतलब क्या होता है, आधार तो निकालना है नहीं, आधार तो आपको दिया हुआ है 10, ऊंचाई हमें निकालनी है। मैंने जीरो से तो जीरो क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ 2 को क्रॉस इंटू किया तो 10 को मैंने 2 से क्रॉस इंटू किया तो यहाँ क्या मिलेगा 20, तो इसकी ये ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 20 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। हाँ करो उसको एक बार। हो गया सबका। देखो नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज में समकोण को, एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में समकोण को धारण करने वाली दो भुजाएं को धारण करने वाली दो भुजाएं क्रमशः यहाँ 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर, एक तो 3 सेंटीमीटर और एक क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल होगा। 4 सेंटीमीटर है तो इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल होगा, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इसमें एक वृत्त की भी बात होगी बीच में, वैसे हम वृत्त पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वृत्त का मतलब है कि परिवृत्त के बारे में पूछा है, तो यहाँ मैं डिस्कस कर दूंगा एक बार। देखो सबसे पहले समकोण त्रिभुज लिखा हुआ है, तो समकोण त्रिभुज का मतलब है कि ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ दो भुजाएं हो गई, इसका मतलब है कि एक 3 है, एक 4 है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको नोट करके एक बार लिखवा दूँ।
कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं ए बी सी। यहाँ मैंने लिखा ए, यहाँ मैंने लिखा बी, और एक मैंने लिखा सी। जैसे मान लो कि यहाँ जो सी है वो तो है कर्ण, मतलब समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। जैसे मान लो कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, जैसे मान लो कुछ भी हो, मैंने यहाँ लिखा एक भुजा हो गई 3, यहाँ त्रिभुज की दूसरी भुजा हो गई 4, तो यहाँ ये जो तीसरी भुजा होगी वो 5 होगी ही होगी। करके देख लो आप। जैसे मान लो कि यहाँ मैंने 3 लिखा, इसका मतलब लंब हो गया। ये मैंने 4 लिखा, इसका मतलब आधार हो गया। मुझे क्या निकालना है? एच। एच का मतलब है कर्ण निकालना है। वो कर्ण किसके बराबर होता है? रूट लगाओ, फिर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दो। जैसे यहाँ हम ऐसा करते हैं, मतलब आधार लंब का होल स्क्वायर होता है 9, मतलब 3 का होल स्क्वायर। फिर मैंने यहाँ लिखा 4 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि ये किसके बराबर हो जाएगा? ये तो 9 हो गया, और ये हो गया 16, तो किसके बराबर होगा? 25। और रूट के अंदर 25 है, तो रूट के बाहर क्या मिलेगा? 5। इसका मतलब है कि ये आपको जो भुजा मिलेगी वो सबसे बड़ी भुजा मिलेगी 5। ऐसे निकालना है। अब जैसे यहाँ 3 है, अब ये तो क्या हम डायरेक्ट याद रखेंगे, तो यहाँ मैंने 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, तो यहाँ मैंने क्या लिखा? 5। जैसे मान लो इसका डबल करो, तो यहाँ क्या हो गया? 6, तो इसका भी डबल करना पड़ेगा, तो ये 8। इसका डबल करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। फिर इसके बाद में जैसे मैंने यहाँ लिखा 5, 12, 13, या 8, 15, 17। ठीक है, यहाँ 7, 24, 25, फिर 20, 21, 29, और यहाँ लास्ट ये ध्यान रखो 9, 40, 41। वैसे तो और भी हैं, लेकिन मेन सबसे ज़्यादा ये रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ये ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ देखो, अगर मैंने 6 का होल स्क्वायर करा तो 36 मिला, और 8 का होल स्क्वायर करा तो क्या मिला? 64 मिला। 64 और 36 को प्लस करते तो क्या मिलता है? 100 मिलता है। और रूट के ऊपर 100, मतलब 100 के ऊपर रूट लगेगा, तो यहाँ बाहर क्या निकलेगा? 10 मिलेगा। 10 मिलेगा, तो इसका मतलब कि 10 मिल गया आपको। अब जैसे ऐसे ही हम करते हैं, जैसे मान लो कि 5 का होल स्क्वायर करते तो क्या आता है? 25, और क्योंकि होल स्क्वायर तो करोगे, फिर इसका होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या आएगा? 144। 144 में 25 को प्लस करेंगे तो 169। 169, इसका मतलब है कि रूट के अंदर अगर 169 है तो रूट के बाहर क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। समझ गए ना? तो ये हम डायरेक्ट याद रखेंगे। वैसे तो निकाल तो सकते हैं, किस वाले फॉर्मूले से? कर्ण वाले फॉर्मूले से, जो रूट ऑफ लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर होता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है। अब देखो एक बार, जैसे क्वेश्चन में तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज है जिसको 2 भुजाएं, इसका मतलब है कि 3 ये हो गई, तो ये 4 ये हो गई। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 3 मैंने यहाँ रखा और 4 यहाँ रखा। आप अपने अकॉर्डिंग 3 यहाँ भी रख सकते हो और 4 यहाँ भी रख सकते हो, दोनों बात बराबर ही है। कोई कंफर्म नहीं बोल सकते कि लंब आधार से ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं होता है। लंब और आधार कोई बड़ा छोटा नहीं है, ये तो कोण के ऊपर डिपेंड करता है कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा 3, ये 4, तो ये तो कंफर्म है कि ये तो क्या आएगा? 5 आएगा। आएगा ही आएगा, पक्की बात है। अब जैसे क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है कि 2 भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो इसके परिव्रत, परिव्रत का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है अंतःव्रत जो अंदर की तरफ बनता है, मतलब त्रिभुज के अंदर की तरफ बनता है, अंदर की तरफ बनने वाला व्रत, अंदर की तरफ बनने वाला व्रत। लेकिन एक होता है परिव्रत जो त्रिभुज के बाहर की तरफ बनता है। इसका मतलब है कि त्रिभुज के बाहर की तरफ का मतलब है इस फॉर्म में ये बनेगा। ये बनेगा तो कुछ अलग ही, क्योंकि इसमें तो जैसे ये टच होगा, 1 मिनट, जैसे ये है, ठीक है,
जैसे ये त्रिभुज बन गया। अब जैसे मान लो कि ये आपके पास में है, और एक मिनट, ठीक है। अब जैसे ये तो आपके पास में है 3, ये हो गया 4, तो ये तो क्या है 5। इसका मतलब है कि ये आपके पास में क्या है, ये है केंद्र। जैसे कोई भी हम सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ये हम कोई भी सर्कल बनाते हैं तो ये इसका केंद्र होता है। और ये आपको ध्यान होना चाहिए कि केंद्र से कोई भुजा निकलती है ना, तो वो हमेशा भुजा को क्या होती है, व्यास होती है। इसका मतलब है कि ये आपके पास में, यहाँ देखो, ये आपके पास में हो गई त्रिज्या आर, मतलब यहाँ से ओ ए से आर हो गई, और ओ बी से भी क्या हो गई, आर। तो ये दोनों के दोनों, अब व्यास क्या होती है, ये आर है, ये आर है, तो ये पूरी की पूरी जो भुजा हो गई वो किसके बराबर हो गई, 2r के बराबर हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ पूरी की पूरी तो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 5, इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि यहाँ ये पूरी की पूरी 10 सेंटीमीटर है, तो आर कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये 2.5 होगी, और ये कितनी होगी, 2.5। तभी तो दोनों को मिलाकर के कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। अब आपसे क्या पूछा है, परिवृत्त का क्षेत्रफल। परिवृत्त का क्षेत्रफल का मतलब होता है, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, इसका मतलब है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, परिवृत्त का क्षेत्रफल। इसका मतलब है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये तो पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई तो मैंने लिखा। अब देखो ये आपके पास में हो गई त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब है आर, 2.5 सेंटीमीटर। देखो जैसे 25 का होल स्क्वायर क्या होता है, 625। जैसे यहाँ 25 का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो यहाँ क्या मिलता है, 625 मिलता है। इसका मतलब है कि अगर मैंने 2.5 का होल स्क्वायर किया तो इसका मतलब है कि 2.5 गुना 2.5 ही तो है। इसका मतलब है कि ये हो गया 625। देखिए पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 के बाद, 1 और 2, 1 और 2, तो यहाँ पॉइंट कहाँ लगेगा, 6 के बाद। तो यहाँ मैंने लिखा पाई, और यहाँ मैंने लिखा 6.25। का मतलब पाई, यहाँ पाई और यहाँ 6.25, तो ये आपका आंसर हो गया। इसका जैसे ऑप्शन मैंने लिखे नहीं, ऑप्शन यहाँ है फर्स्ट। जैसे यहाँ देखो, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है वो है 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ सी 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ डी 7.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। लिखो इसको एक बार, करो एक बार जल्दी इसको।
गया सबका? ठीक है। अब जैसे, हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि कर्ण 104 सेंटीमीटर है तथा आधार 40 सेंटीमीटर है, जिसका ए, या फर्स्ट ऑप्शन है ए 1910 सेंटीमीटर, यहाँ बी 1960 सेंटीमीटर, सी 1920 सेंटीमीटर, यहाँ डी 1990 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ये वैसे ये ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मैं एक बार आपको वैसे हिंट दे रहा हूँ, जैसे यहाँ एक ट्राइंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। देखो एक तो कर्ण दिया हुआ है 104, यहाँ कर्ण क्या दिया हुआ है 104 दिया हुआ है, और यहाँ जो आधार है वो क्या दिया हुआ है 40, जो आधार है वो कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि क्या निकालना है आपको, लंब निकालना है। इसमें क्या निकालोगे, लंब। अब जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार तो आपको पता ही है, इसका मतलब है कि लंब निकालोगे तो ऊंचाई भी मिल जाएगी आपको। इसका मतलब है कि यहाँ हम ऊंचाई निकालने के लिए, मतलब लंब निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है लंब। तो लंब कैसे निकालेंगे, देखो लंब हमेशा हम निकालते हैं तो कर्ण के होल स्क्वायर में से हम क्या करते हैं, यहाँ जो कर्ण का होल स्क्वायर होता है उसमें से आधार के होल स्क्वायर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो √104 का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर किया, देखो ये तो हो जाएगा 16, 108, जैसे 104 माइनस यहाँ मैंने लिखा तो ये हो जाएगा 1600, 10816 में से 1600 को माइनस करते हैं तो यहाँ 6, 1, यहाँ 2, ये 9। इसका मतलब है कि रूट के अंदर 9216 मिलेगा, रूट के अंदर 9216 मिलेगा। अब आप इसका रूट निकालोगे ना, तो ये आपको एक बार घर से ट्राई करना है। वैसे निकालोगे तो 96 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 96। ये 96 कैसे आया वो आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। फिर यहाँ मैंने लिखा कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यहाँ आधार तो क्या हो गया 40, यहाँ ऊंचाई मैंने क्या निकाला है 96। फिर 2 की टेबल से मैंने कट किया तो यहाँ क्या मिलेगा 20, फिर 20 तो ये मैंने लिखा 12, फिर 1, फिर 1920। इसका मतलब है कि जो आंसर होगा वो 1920 के इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका होल स्क्वायर करोगे, मतलब 104 को 104 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। फिर 40 को मतलब 40 को 40 से करोगे तो ये, दोनों को माइनस करोगे तो ये मिलेगा। इसका रूट निकाला तो 96, ठीक है। इसका रूट एक बार ट्राई करना,
कि यहाँ 96 कैसे मिलेगा। ठीक है, ये हम कल डिस्कस करेंगे इस वाली बात पर। ठीक है, आज यही इतनी होगी क्लास, बाकी नेक्स्ट